देखा, नहीं ब्रेक कर पाया ना मेरा रिकॉर्ड। अभी भी 1 मिनट लगा तुम्हें। भैया मैं आपका रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए नहीं खेल रहा था। अच्छा चलो नीचे, मम्मी नाश्ते के लिए बुला रही है। और मैं क्या बोल रहा था कि तुमको अगली बार मैं सिखाऊंगा कि 1 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? ये लो गरम गरम पूड़ियाँ। चल शुरू करना। मम्मा आप भी बैठ जाओ ना। तुम लोग शुरू करो, मैं अभी और पूड़ियाँ लेकर आती हूँ। हाँ चलो चलो। मोहित देखो तो दरवाजे पे कौन है। हाँ मम्मा। बेटा मोहित, डैडी मोहित, मोहित। डैडी रितेश, कैसे हो बेटा तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप आने से पहले बताया भी नहीं कि आने वाले हैं। क्यों भाई? मैं अपने वाइफ को सरप्राइज नहीं दे सकता? दुबई से निकला तो सोचा कि एक बार इन्फॉर्म कर दो, फिर लगा कि इस बार अपने वाइफ को बहुत बड़ा सा सरप्राइज देता हो। कैसे लगा? पापा मैं अपना रिजल्ट लाता हूँ। हाँ बेटा। अमू, क्या बात है यार, जब मैं आता हूँ तब भी तुम रोती हो और जब मैं जाता हूँ तब भी। आप नहीं समझेंगे, आप बैठी, मैं नाश्ता लगाती हूँ। ये देखो। अरे वाह, इस बार तुम A+ टॉप करोगे ऑल सब्जेक्ट्स में। मोहित, तुम पापा को अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखाओगे? मेरे पास कुछ है ही नहीं दिखाने लायक। क्यों? लास्ट टाइम जो क्विज में मेडल जीता था वो दिखा दो ना। मम्मा तुम्हारे ही कमरे में होगा, तुम ही दिखा दो ना। मोहित, मोहित। वेरी गुड बेटा। मोहित, डैडी से बात नहीं करोगे? बेटा, डैडी से ऐसी क्या नाराजगी? आपको मेरी याद आती भी है क्या? बेटा, मुझे आपकी याद बहुत आती है। झूठ। तो कब रहते हैं आप जब मुझे आपकी जरूरत पड़ती है? बेटा, मैं काम भी तो तुम लोगों के लिए करता हूं ना। नो डैडी, जब मुझे स्कूल में क्रिकेट खेलते वक्त चोट आई थी और मैं हॉस्पिटल में था, तब कहाँ पर थे आप? बेटा, रितेश भी तो है ना, वो मुझे बहुत मिस करता है और तुम्हारी तरह बिहेव भी नहीं करता। डैडी आप मेरा बर्थडे तक भूल गए थे। बेटा मोहित, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज अब मान जाओ। मोहित, अब तो पापा ने सॉरी भी बोल दिया, अब तो मान जाओ। चलो आप गुस्सा छोड़ो और पापा को हक करो। अरे चलो ना। डैडी देखो ना, भैया मुझे कब से परेशान कर रहे हैं। डैडी इसने फिर से पैंट में सुसु कर दिया। मोहित, भैया डैडी को क्यों बताया? अमू, ये मोहित क्या कह रहा है? डोंट वरी समर, होता है ऐसा। अमू, मैं फ्लाइट के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं निकलता हूँ। चलो। सुनिए, हाँ अमू, कुछ दिन और रुक जाते तो। नेक्स्ट ट्रिप में पक्का, ठीक है? बाय, बाय। टेक केयर। या मोहित, बाय पापा। रितेश, बाय टेक केयर डैडी। बेटा, ठीक है? चलो निकलता हूँ। पहुंच के फोन करना। हाँ करता हूँ। बाय। बाय। क्या हुआ मम्मा? कुछ नहीं। बेटू रितेश कहाँ है? रितेश छत पर होगा ना, जब भी गुस्सा या नाराज होता है तो उधर ही तो जाता है। मैं उसे बुला के लाता हूँ।
कुछ हादसे अचानक जिंदगी में दाखिल होते हैं और चौंका देते हैं, डरा देते हैं, और कुछ हादसे हमेशा के लिए जिंदगी को बदल देते हैं। क्या मोहित का गिरना महज एक हादसा था, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी कहानी थी जिस पर से अब पर्दा हटने वाला था? हिम्मत से काम ले अमृता, रब ने बचा दिया बच्चे को। लकी है आपका बेटा, हालांकि प्लास्टिक कटने तक इसे रेस्ट करना होगा। डॉक्टर साहब, बच्चा कैसा है? अभी होश में नहीं है। हमें अस्पताल ने इन्फॉर्म किया एक्सीडेंट के बारे में। कैसे गिरा ये? मैं मिसेस कपूर के साथ नीचे बात कर रही थी, तभी मोहित ऊपर से गिरा। लेकिन ये हुआ कैसे? ये छत पे अकेले था या कोई और था इसके साथ? ये मेरा छोटा बेटा है, ये था उसके साथ। बेटा, तुम अपने भैया के साथ छत पे थे? बोलो बेटा। जी मैं वो देखिए, ये बहुत डरा हुआ है अपने भाई के एक्सीडेंट की वजह से, बहुत डरा हुआ है। प्लीज। आपके घर में और कौन कौन है? इनके पापा हैं जो दुबई में जॉब करते हैं, और बाकी हम तीनों के अलावा इस वक्त और कोई नहीं है। बच्चे अक्सर टेरेस पे जाया करते थे। ठीक है, बच्चा होश में आ जाए तो हमें इन्फॉर्म कर देना, हमें इसका बयान लेना होगा। जी। विकास, हॉस्पिटल गए थे, क्या हुआ? सर, मुझे एक्सीडेंट का केस नहीं लगता। मुझे लगता है कि आत्महत्या करने की कोशिश की गई है, लेकिन आसपास पूछताछ करने में पता चला कि ना कोई प्यार व्यार का चक्कर है और ना ही कोई पढ़ाई में प्रॉब्लम। किसी से कोई झगड़ा? सर, दोनों भाइयों के बीच झगड़ा हुआ था। भाइयों के बीच? क्या देख रहे हैं? हाँ, अभी कैसा लग रहा है? हाँ, ठीक हूँ मम्मा। अरे ये रितेश कहाँ गया? रितेश टेरेस पर गया होगा, और किधर? ठीक है ना, चल मैं उसे देख कर आती हूँ। हाँ, ओके। आवाज धीमी करना। हाँ, ये रितेश ना बार बार टेरेस पर चला जाता है। रितेश, रितेश। रितेश, कहाँ गया ये लड़का? रितेश, 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 रितेश। रितेश, रितेश। मम्मा, क्या हुआ मम्मा? रितेश, रितेश। तो लगता है कि सुसाइड किया है। विकास, ये देखो, ये खून जम गया है। लगता है मौत होके काफी टाइम हो चुका है। हो सकता है कल रात को ही। रात को? सर, एक बच्चा रात को टेरेस पे क्यों आएगा? पहले बड़े बेटे का एक्सीडेंट, अब ये छोटे का सुसाइड। बात कुछ हजम नहीं हो रही है। जो हमें नजर आ रहा है वो है नहीं, और जो है वो इस वक्त हमें नजर नहीं आ रहा है। अमृता जी, ऐसा क्या हुआ था कि आपके बेटे ने? इतना सा था वो, जब नर्स ने उसे मेरी गोद में दिया और मैंने उसे सीने से लगाया था। मम्मा, वो लोग आज के बारे में पूछ रहे। और आज वो मेरी गोद में चला गया। मोहित, मैं समझता हूं कि तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को काफी सदमा पहुंचा है, लेकिन फिर भी कुछ सवाल हमें तुमसे पूछने होंगे। क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारे भाई ने इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया होगा? नहीं सर,
वो टेरेस पर क्यों गया? सर पता नहीं, मगर वो जब भी उदास हो जाता है या उसे गुस्सा आता था तभी वो टेरेस पे जाके अकेला बैठ जाता था। सर, रितेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, इंपॉर्टेंट बात यह है कि रितेश ने मरने से पहले बहुत सारा कफ सिरप पिया था। कफ सिरप? जी सर, लिखा है कि एक्सेस डोजेज है। विकास, मतलब बच्चे ने खुद ही कफ सिरप पिया और बाद में खुद ही की कलाई काट ली? ऐसा कैसे हो सकता है? कफ सिरप में अल्कोहल होता है, एक्सेस डोज से गहरी नींद आ सकती है। ऐसी हालत में वो अपनी कलाई खुद कैसे काट सकता है? राइट सर। इनफैक्ट बॉडी के पास से जो ब्लेड मिला है उस पर भी कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है, उसे भी क्लीन करके रखा गया है। मतलब साफ है विकास, ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। कोई हमें मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है। शांत हो जाओ अमृता, शांत हो जाओ। जैसे ही मुझे पता चला मैं अगली फ्लाइट पकड़ के वापस आ गया। रितेश की बॉडी में कफ सिरप के ट्रेसेस मिले हैं। उससे किसी ने इतना कफ सिरप पिलाया जिससे उसे गहरी नींद आ जाए और फिर इस तरह से मारा जिससे ये लगे कि ये सुसाइड है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, उसे कौन मार सकता है? आपके घर में कोई बीमार है? कोई कफ सिरप लेता है? नहीं सर। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। विकास सर, दुबई में क्या काम करते हैं आप? सर, आई एम अ सिविल इंजीनियर। मैं दुबई में अनम कंस्ट्रक्शन में काम करता हूं। ये आपके फादर हैं? जी हाँ, तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं। सर, कुछ नहीं मिला। साहब, यहाँ पर भी कुछ नहीं मिला। सर, एक चीज मुझे खटक रही है। अंदर कमरे में समर का बैग था, लेकिन उस बैग पे ना ही कोई एयरलाइन का टैग था ना कोई इमिग्रेशन का। सर, ये टैक्स इतनी जल्दी कोई निकालेगा क्यों, खासकर घर में जब ऐसा माहौल हो? एयरपोर्ट से पता करो दुबई से जितनी भी फ्लाइट्स आई हैं उसमें से किसी में समर था या नहीं। उसका मोबाइल नंबर भी ट्रैकिंग पे डालो। सर, मैंने एयरपोर्ट से कंफर्म किया, आज समर नाम का कोई आदमी दुबई से आया ही नहीं। समर ने जिस कंपनी का नाम बताया था मैंने वहाँ भी पूछताछ की, उनके यहाँ समर नाम का कोई एम्प्लॉय है ही नहीं। सबसे बड़ी बात, उसके बाद 2 नंबर, एक नंबर दुबई का और एक इंडिया का नंबर। सर, उसका इंडिया का नंबर थाने एरिया में एक्टिव था और वो एयरपोर्ट से नहीं, थाने से टैक्सी लेकर आया। थाने की उसी एड्रेस पे उसका टैक्सी बुक हुआ था। जरा जास्ता होशरा है समरलाल, इसके थाने के एड्रेस पे चलते हैं। समर कहाँ है? यहीं पर है या दुबई में? झूठ बोलने की कोशिश मत करना। क्या रिश्ता है तुम्हारा समर से? मैं उनकी वाइफ हूँ। एक सुखी परिवार, 2 बच्चे। ऊपर से तो ऐसा नजर आ रहा था जैसे समर और अमृता की जिंदगी में कोई कमी नहीं है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि समर ने किसी और से शादी कर ली, अपने परिवार से छिपकर एक दोहरी जिंदगी जीनी शुरू कर दी, जिसकी चपेट में आ गई कई और जिंदगियां। रिश्ते कोई लुका छिपी का खेल नहीं, जहां कभी आप एक रिश्ता छुपा लें तो कभी दूसरा। ऐसे में आप किसी भी रिश्ते के साथ न्याय नहीं कर सकते। ऐसे लोग दोहरी जिंदगी की चक्की में खुद भी पिसते हैं और अपनों को भी उसका शिकार बना देते हैं। समर के दूसरा घर बसाने के पीछे क्या राज था, यह आने वाला वक्त ही बताने वाला था। इतने बरस हमें धोखा देते रहे, हमसे कहते थे दुबई जा रहा हूं और यही रहते थे किसी और के साथ। क्यों समर, क्यों किया तुमने ऐसा हमारे साथ? देखा मम्मा, इसलिए मुझे ये आदमी कभी पसंद नहीं था। ये ना तुमसे प्यार करता है और ना मुझसे प्यार करता है। विकास, पर अब टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूं।
इतने सारे झूठ अपने घर वालों से। रितेश के मर्डर वाले दिन तुम कहां थे? दुबई में तो थे नहीं, तो अपने घर पर थे, अपनी दूसरी बीवी के घर पर थे। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मैं अपने बेटे का खून करूंगा? जो आदमी अपनी बीवी बच्चों के आंखों में धूल झोंक सकता है वो कुछ भी कर सकता है। लगता है तुम्हारे इस जुर्म के करियर की शुरुआत तुम्हारी दूसरी इलीगल शादी से हुई। हो सकता है तुम्हारे छोटे बेटे को तुम्हारी इस दूसरी शादी के बारे में पता चल गया हो। मैं मानता हूं मैंने दूसरी शादी की, घर वालों से झूठ बोला, लेकिन मैंने खून नहीं किया। मैं अपने बेटों से बहुत प्यार करता हूं। आप चाहो तो रीना से पूछ लो, मैं उस दिन उसी के साथ थाने में था। देखो मम्मा, अगर तुम नहीं खाओगी ना तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अब एक दूसरे के अलावा हमारा है भी कौन? डैडी तो कभी हमारे थे ही नहीं। मम्मा मैं आपके साथ हूँ, अब से मैं आपका ध्यान रखूंगा। आई लव यू। ओके मम्मा, अब प्लीज थोड़ा सा तो खा लो प्लीज। सर, एक हमारे तो बैंक में जो चोरी हुई थी उसके माल के साथ पकड़ा गया। मालवाड़ी में छुपा बैठा था। इसको अंदर डालो और बैंक को इन्फॉर्म करो। सर। पीआई शिंदे बोलते हैं। जी मैं पीआई राणे बोल रहा हूँ, आर्य कॉलोनी पुलिस स्टेशन से। आर्य में एक बूढ़े आदमी की लाश मिली है। बॉडी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। बॉडी के पास से एक बैग मिला है, उसमें कुछ कपड़े हैं और एक आईडी कार्ड मिला है। एड्रेस विले पार्ले का है, इसीलिए मैंने आपको फोन किया। श्यामलाल नाम के किसी सीनियर सिटीजन की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई है किसी ने? श्यामलाल जी। एड्रेस क्या है? पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे परिवार को। ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? आप तो दूर ही रहिए मेरी मम्मा से। अब आपका हम पर कोई हक नहीं रहा है। श्यामलाल, आपके पिता जो आपने बताया था कि तीर्थ यात्रा पे गए हैं, उनकी लाश मिली है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार उनकी मौत दम घुटने से हुई है और उन्हें भी कफ सिरप पिलाया गया था। आप समझ रहे हैं, आपके बेटे और आपके पिता की हत्या एक ही तरीके से की गई है। किसी की गहरी दुश्मनी है आपसे या आपके परिवार से। आपके ससुर श्यामलाल जब तीर्थ यात्रा पे गए तो टिकट विकेट बुक करवाया होगा ना आपने? आपके ससुर श्यामलाल जब तीर्थ यात्रा पे गए तो टिकट विकेट बुक करवाया होगा ना आपने? दादाजी ने मुझसे ही बोला था टिकट्स बुक करने, और मैं तो उनको बस स्टॉप पे छोड़कर भी आया था। कौन से ट्रैवल एजेंट के पास करवाई थी उनकी टिकट? सर, धाम ट्रैवल्स। ये उनका एक मैसेज भी आया था कि वो ठीक से पहुंच गए हैं। लेकिन पापा को कोई क्यों मारेगा? किसी की उनके साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? देखिए, जिस तरह से उनकी मौत हुई है उससे तो साफ लगता है कि दुश्मनी थी। हम जल्दी पता लगा लेंगे कि किसने और किस मकसद से उनको मारा है। करते क्या थे आपके पिताजी? मेरे पिताजी फोर ब्रिक्स कंस्ट्रक्शन में काम करते थे। मेरे पिताजी मेरी तरह सिविल इंजीनियर थे, चीफ इंजीनियर के पोस्ट से रिटायर हुए थे। मेरे पिताजी बहुत ईमानदार और डिसिप्लिन थे। ठीक है, आप उनकी कंपनी के डिटेल्स दे दीजिए। बॉडी बहुत जल्द आपको सौंप दी जाएगी। फिलहाल जा सकते हैं। मोहित ने जहां से टिकट बुक करवाई थी वहां पता करो कि श्यामलाल ने यह सफर शुरू भी किया था या नहीं, और उसके ऑफिस में भी पूछताछ करो। सर। श्यामलाल जी, उनकी तो जितनी तारीफ करो कम है। उसूलों के बड़े पक्के आदमी थे। इस काम में जरा सी गलती हो तो निकाल देते थे। सर, यहां तक कि उन्होंने अपने बेटे को भी निकाल दिया था क्योंकि उसका काम में ध्यान ही नहीं था। सच बता, तूने अपने बाप और बेटे को मारा ना? पहले कफ सिरप दिया और बाद में मार दिया। नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। मैंने आज तक दूसरी शादी करने के अलावा कोई गलत काम नहीं किया साहब। मेरा विश्वास कीजिए साहब। खरा बोले तो याला फटके मार। साहब, सर, पड़ोसियों से पता चला कि रितेश को पढ़ाने एक ट्यूशन टीचर आता था, विनय तिवारी। श्यामलाल ने उसे काम पे से निकाल दिया था। और एक बात सर, ये विनय तिवारी उसी इलाके में फिर से देखा गया था। उछलू नाना। ठीक है सर। ठीक है, तुम वही नजर रखो।
सर, ट्यूशन टीचर विनय तिवारी गायब है। विकास, श्यामलाल का उसको काम से निकाल देना और उसका इस तरह से गायब हो जाना, यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। उसका घर में आना जाना था, वो हमें कोई अहम सुराग दे सकता है। उसके आस पड़ोस में पता करो, उसके करंट और एक्स स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से भी पूछताछ करो। एक आदमी लगाओ उसके पीछे, ढूंढ निकालो उसे। सर, सब कॉलोनी के सारे बच्चों से पूछताछ की, उनके माँ बाप से भी पूछताछ की, यहाँ तक कि अड़ोस पड़ोस के सारे लोगों से पूछताछ की, लेकिन विनय के खिलाफ किसी का कोई कंप्लेंट नहीं। फिर श्यामलाल ने विनय पे झूठा आरोप लगा के उसे ट्यूशन से क्यों निकाला? सर, हमने पता करा है कि श्यामलाल कभी तीर्थ स्थल पहुंचा ही नहीं। हमने बस अड्डे की सीसीटीवी फुटेज भी चेक की, तो कहीं ये नजर नहीं आया कि मोहित अपने दादा को ड्रॉप करने आया। सर, एक शॉकिंग बात और है, हमने श्यामलाल के मोबाइल रिकॉर्ड्स को चेक किया तो पता चला उनका मोबाइल कभी मुंबई के बाहर गया ही नहीं। इनफैक्ट जो लास्ट मैसेज भेजा गया था वो भी मुंबई के अंदर से ही भेजा गया था, और उस मैसेज का समय श्यामलाल के मौत के बाद का समय था। विकास, ये 16 साल का लड़का मोहित, ये हमें घुमा रहा है। आराम से बेटू। हाँ, लो आप टीवी देखो, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। अब कौन आ गया? इंस्पेक्टर सर, आप कुछ पता चला? हाँ भी और नहीं भी। अब सच पता करने के लिए हमें मोहित से बात करनी पड़ेगी। मोहित से? लेकिन मोहित से क्यों? क्योंकि इसने हमसे झूठ बोला है। मेरा मोहित झूठ नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता। ये ना ही अपने दादाजी को बस स्टॉप पर छोड़ने गया था और ना ही वो किसी तीर्थ यात्रा पर गए। इनफैक्ट वो मुंबई से बाहर भी नहीं गए। ये आप क्या बोल रहे हैं? ये आपका बेटा अभी से पुलिस के साथ लुका छुपी खेलने लग गया। क्यों चला याला? नहीं 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 नहीं, आप इसे ऐसे नहीं ले जा सकते। मोहित कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मोहित ऐसे चुप क्यों है? आप दूर रहिए। नहीं, आप इसे ऐसे नहीं ले जा सकते। छोड़िए मुझे। एक ही परिवार में 2 हत्याएं हुई। कत्ल के तरीके से ऐसा लग रहा था कि कातिल शायद कोई एक ही है, और पुलिस की नजर में सस्पेक्ट था उसी परिवार का एक 16 साल का लड़का मोहित। क्या एक टीनेज बच्चे ने इतने संगीन जुर्म को अंजाम दिया था? और अगर उसने ऐसा किया था तो फिर वजह क्या थी? अपने दादाजी और अपने छोटे भाई की हत्या करके वो क्या हासिल करना चाहता था? मोहित, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? तुमने अपने दादाजी को मारा है, इसमें हमें कोई शक नहीं है। मोहित बोलो। सर, देखो एक खाना कभी। मोहित, हम जानते हैं कि तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो, है ना? अपने फादर से भी अपनी माँ को प्रोटेक्ट कर रहे थे तुम। बहुत अच्छे बेटे हो तुम, लेकिन तुमने जो किया उसकी सजा किसे मिलेगी तुम जानते हो? तुम्हारी मम्मा को। अगर तुम्हारे हाथों कोई जुर्म हुआ है तो तुम्हारी माँ तो अकेली पड़ जाएगी ना। अपनी माँ को भी दुखी देखना चाहते हो? नहीं सर, पर मैंने जो कुछ भी किया है अपनी मम्मी को बचाने के लिए ही किया है। बचाने के लिए? किससे? डरो मत मोहित, हम तुम्हारे साथ हैं। जो कुछ भी कहना चाहते हो खुल के कहो, किसी से घबराने की जरूरत नहीं। मम्मा के साथ? क्या हुआ मम्मा के साथ? मोहित डरो मत, बताओ क्या हुआ मम्मा के साथ? सर, मम्मा बहुत दुखी रहने लगी थी। मम्मा हमेशा रोते रहती थी। सर, मैंने मम्मा से कई बार पूछा कि क्या हुआ, लेकिन मम्मा कभी नहीं बताई। फिर एक रात मैंने मम्मा के कमरे से आवाज सुनी। मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो मैंने देखा कि दादाजी मम्मा के कमरे से बाहर निकल रहे थे। दादाजी बहुत गुस्से में थे सर। मैं मम्मा के कमरे में गया, लेकिन मम्मा वहां पर नहीं थी। मम्मा वॉशरूम में थी। मम्मा वॉशरूम में रो रही थी। मम्मा, मम्मा दरवाजा खोलो। मम्मा, मम्मा, मम्मा को क्या हुआ? मम्मा, मम्मा बैठो। मम्मा बैठो आप। मम्मा क्या हुआ? मम्मा रो क्यों रहे हो? हाँ? तेरे दादाजी ने मम्मा, तेरे दादाजी ने मेरे साथ
मेरा बच्चा। तब से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे क्या करना है। ये बात बस मम्मी से छिपानी थी मुझे। कुछ दिन वेट किया मैंने, उसके बाद दादाजी के काढ़े में कफ सिरप मिला दिया। दादाजी उसे पी के सो गए। उसी रात में दादाजी की बॉडी घसीट कर लेकर जा रहा था, लेकिन मुझे रितेश ने देख लिया। भैया ये दादाजी को क्या हुआ? रितेश तुमने कुछ भी नहीं देखा। कुछ एकदम चुप, किसी को तुम कुछ भी नहीं कहोगे, सब कुछ भूल जाओ। तुम कमरे में जाके सो जाओ। मम्मी कुछ पूछे तो बोलना कि तुम सो ही रहते। कुछ बोलो मत, तुम जाओ दादाजी! सो जाओ। मुझे कार चलानी आती थी, इसलिए मैंने दादाजी की बॉडी पास के ही जंगल में डंप कर दी और उनका सारा सामान भी वहीं पर रख दिया। तुमने रितेश को डराया, उसे चुप रहने को कहा, इसलिए उसने तुम्हें छत से धक्का दे दिया? या फिर किसी को सच पता चलने के डर से तुमने सुसाइड करने की कोशिश की? नहीं सर, उस दिन जो भी हुआ था वो एक्सीडेंट था। सर मैं रितेश को छत पर मनाने गया था। रितेश चल नीचे, मम्मी बुला रही है। रितेश क्या हुआ है तुझे? तू ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं यहाँ से नीचे कूद जाऊंगा। मैं अपनी जान दे दूंगा रितेश, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। रितेश मेरी तो फिर तुमने रितेश को क्यों मारा, वो भी इतनी सफाई से? क्या उसने तुम्हारा सीक्रेट किसी को बताने की कोशिश की थी? सर मैंने रितेश को नहीं मारा सर, उल्टा मैं रितेश और मम्मा से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं हमेशा उन दोनों को प्रोटेक्ट करता हूँ। सर आप ही बताओ ना, मेरे पैर में प्लास्टर है, मैं छत पर कैसे जाऊंगा सर? मोहित ने अपनी माँ का बदला लिया और अपनी दादाजी की जान ले ली। विकास, मोहित का कहना है कि उसने अपने दादा को मारा, मगर अपने भाई को नहीं। उसके भाई को किसने मारा और क्यों? किसके पास मोटिव हो सकता है? विकास, उस ट्यूशन टीचर को कहीं से भी ढूंढ निकालो। अब हमारे पास यही रास्ता बचा है। सर, विनय तिवारी प्राइवेट ट्यूशंस लेता है। कहां छुप के बैठा था रे इतने दिन? श्यामलाल ने तुझे नौकरी से क्यों निकाला? वो मेरे काम से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि उनके पोते में कोई खास प्रोग्रेस नहीं है। लेकिन हमें तो कुछ और ही पता चला। हमारे सुनने में यह आया कि तुमने रितेश के साथ कुछ गलत काम करने की कोशिश की। समझ रहा है ना तू? एकदम गलत आरोप है सर। तो फिर श्यामलाल ने तुझे नौकरी से क्यों निकाला? निकाला नहीं सर, बर्बाद कर दिया उन्होंने मुझे। अब तो मुझे ट्यूशंस भी नहीं मिल रहे। और इसलिए तुमने उसको मार डाला और रितेश को भी? अरे नहीं सर, भगवान कसम, यकीन कीजिए मेरा। चल मैं मान लेता हूं कि तेरा इस मर्डर में कोई हाथ नहीं है, लेकिन अब भी कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं। हमने तेरी पूरी हिस्ट्री चेक की। चाइल्ड मोलेस्टेशन वाले अक्सर रिपीट ऑफेंडर होते हैं। तेरी हिस्ट्री क्लीन है। फिर श्यामलाल ने तुझे क्यों निकाला? ऐसा क्यों कहा कि तूने गलत तरीके से रितेश को छुआ है? श्यामलाल ने नहीं सर, उनकी बहू ने कंप्लेंट की थी। श्यामलाल ने सिर्फ इतना कहा था कि मेरी बहू झूठ क्यों बोलेगी। लेकिन क्यों? अमृता के साथ कुछ चक्कर था क्या तेरा? अरे नहीं सर, मेरे साथ नहीं, वो तो हाँ राणे। सर विनय राणे बोलते हैं। उन दोनों की फोटो भी मेरे पास है, मैं आपको सेंड करता हूँ। गुड। एक काम करो, आसपास के सभी मेडिकल शॉप्स में जाओ, वो फोटो दिखाओ और पता करो कि कहीं यही आदमी तो नहीं जिसने कफ सिरप खरीदा था। ठीक है सर।
ऋषभ शर्मा कफ सिरप पिएगा? वहीं से मंगाओ जहां से तूने खरीदा था। सर, मैंने तो अमृता के कहने पर। बहुत खुश थी मैं समर और अपने 2 बच्चों के साथ। दिन तो बच्चों को पढ़ाने में और घर के काम में कट जाता था। रातें काटने को दौड़ती थी। बहुत अकेलापन महसूस करने लगी मैं। फिर एक दिन मेरी ऋषभ से मुलाकात हुई। वो समर के डैडी के ऑफिस में काम करता था। उसकी नजरें कहती थी जैसे वो मुझे पसंद करता है। पहले तो मैंने इग्नोर किया, फिर उसका इस तरह से देखना मुझे अच्छा लगने लगा। हम अक्सर मिलने लगे, पर एक दिन डैडी ने हमें साथ देख लिया। और वो बहुत नाराज हुए, जोर जोर से चिल्लाने लगे और धमकी दिया कि वो सब कुछ समर से कह देंगे। किसी भी कीमत पर अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहती थी। समर को डाइवोर्स नहीं देना चाहती थी, अपनी बदनामी नहीं करना चाहती थी। इसीलिए मैंने अपने बेटे मोहित को उकसाया। तुम्हें विश्वास था कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए मर्डर कर सकता है? सच कहूं तो मैंने मोहित को डैडी को मारते हुए देख लिया था। तो अपने बेटे का इस्तेमाल क्यों किया? मैंने सोचा कि वो माइनर है, शायद उसे सजा ना हो, और अगर होगी भी तो कम टाइम के लिए। और रितेश, उसे क्यों मारा? मैं रितेश को नहीं मारना चाहती थी, पर मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा। रितेश ने मुझे और ऋषभ को साथ में देख लिया था। मैं डर गई थी कि रितेश समर को सब कुछ बता देगा। हेलो डैडी, मुझे आपको कुछ बताना है। हेलो डैडी। लकीली समर का नेटवर्क बिजी था, या वो अपनी दूसरी पत्नी के साथ बिजी रहा होगा, तो फोन कट गया। उसने रितेश की पूरी बात नहीं सुनी। पर मैं डर गई कि अगर रितेश ने अपनी जुबान समर के सामने खोल दी तो। मैंने सब कुछ ऋषभ को बताया। ऋषभ ने मुझे समझाया और मैंने ऋषभ से कफ सिरप भी मंगाया और रितेश के दूध में मिलाकर दे दिया। मैं रात को उसके कमरे में गई तो वो वहां नहीं था। मैं समझ गई कि वो टेरेस पे गया होगा, पर वहां जाकर देखा तो मेरा बच्चा सो रहा था। मां शब्द से हमारे मन में एक प्रतिमा उभरती है जिसका स्थायी भाव होता है ममता, और अमृता ने इस प्रतिमा को तोड़ दिया। अपनी इच्छाओं के तूफान में बहती चली गई अमृता, और उसने निष्ठुरता की उस चरम सीमा को छू लिया और अपने ही बेटे की निर्मम हत्या कर दी। अगर अमृता अपने दिल को काबू में रखती, खुदगर्जी की राह पर चलने से पहले अगर वो अपने बच्चों के बारे में सोचती, तो शायद ये कहानी इस मोड़ तक आती ही नहीं। एक जुर्म ने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। श्यामलाल और रितेश की तो जान गई, और अमृता और मोहित को जो जिंदगी मिली वो मौत से बदतर थी। याद रखें, जुर्म का रास्ता कभी सुकून नहीं देता, बल्कि हर सांस उसमें एक बेचैनी पैदा करती है। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।